हेलो दोस्तों, मैं अब्बास मंजर अपने साथी नाजिर जमा के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हमारी टीम शाहपुर बभौनी के वार्ड नंबर 14 में है और हम लोग बात करने के लिए आए हैं एडवोकेट अब्दुल्ला साहब से, जो खुद 2 बार उप सरपंच रह चुके हैं और 1 बार सरपंच रह चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मिस हो गया उनसे चुनाव में जो उनको हार का सामना करना पड़ा। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि कहाँ मिस कर गए आप इस इलेक्शन में जो आप पीछे रह गए? ये मिस की बात नहीं है। जी प्रचार दुष्प्रचार इतना किया गया मेरे खिलाफ में जी जी कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं ऐसा सरपंच रहा जो एक ग्राम कचहरी को खुलवा नहीं सका। दूसरा, एक वक्त था जब शरीफ लोग सरपंच हो जाया करते थे, लेकिन आज वो दौर नहीं रहा। इस तरह से मुखिया का चुनाव लड़ना बिहार में मुश्किल है। पैसा दारू के बगैर चुनाव मुमकिन ही नहीं। सेम अब सरपंच का भी वही पोजीशन होते चला जा रहा है। यहाँ भी वैसे ही लोगों का चुनाव होता है जो पब्लिक में नोट बांट सकें, दारू बांट सकें। और मेरी कमी यहीं पर आ गई कि मैं दारू बांट कर चुनाव नहीं जीत सकता। मेरा अपना एक उसूल है। अच्छा, एक अब ये बताइएगा, जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है कि एक मदरसा है उसके आप एक्टिव मेंबर भी हैं, मस्जिद है उसमें भी आप मेंबर हैं। उसके बावजूद मैं देख रहा था इस इलेक्शन में कि आपके साथ कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा। हालांकि और जितने कैंडिडेट थे उनके साथ लोग बड़े नाम जो थे, मतलब गांव, हालांकि गांव में बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्ग जो कहा जाता है वो आपके साथ कोई नहीं जुड़ पाया। तो इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? मैं अकेला ही हमेशा चुनाव लड़ना अच्छा समझा। जी जी मैं भी अगर चाहता तो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता था, भीड़ मैं भी जुटा सकता था। लेकिन भीड़ से जुटाने से मुझे कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही, क्योंकि मैंने जो काम किया था 15 सालों के अंदर में, 10 साल उप सरपंच रहते हुए, 5 साल सरपंच का हेल्प करते हुए, इससे मुझे उम्मीद थी कि भीड़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं हर घर में हूँ और भीड़ मुझे नहीं चाहिए। और मैंने भीड़ इसलिए कभी अपने साथ बना के नहीं रखा कि मैं जिस पोस्ट पर था, सरपंच के पोस्ट पर, ये मैं समझ रहा था कि भीड़ जुटाने से अगर जिन लोगों को मैं साथ लेकर चलता हूँ तो कल उनकी पैरवी मेरे सामने आ सकती है, किसी के लिए भी। और अगर मैं उनको इनकार कर दिया, कभी भी उनकी पैरवी को ठुकरा दिया, तो वो मेरे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए मैंने हमेशा अकेला ही रहना अच्छा समझा और समाज के बीच में ही जो चाह करना मुनासिब समझा। यही कारण है कि कभी मुझे भीड़ से दिलचस्पी नहीं रही, चूँकि मैं घरों से, आम आदमी से जुड़ा रहा, इसलिए कभी भीड़ को मैंने तरजीह नहीं दिया। अच्छा, मैं लगभग 1 साल से यहाँ हूँ अभी किसी वजह से, तो मैं 1 साल से लगभग आपको देख रहा हूँ कि आप टाइम टू टाइम जो भी आपकी परेशानी रही है, आपको जो काम नहीं करने दिया गया, उसको आप एक पम्पलेट में छाप करके लोगों में आप बांटते रहें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप अपनी बात तो आपने रखा जनता के सामने, लेकिन आप पर जो इल्ज़ाम लग रहा था उसको आप डिफेंड नहीं कर पाए, उसके बारे में आप लोगों तक नहीं पहुँच सके, जिसका इस इलेक्शन में आपको असर हुआ? देखिए, सरपंच का जो पद होता है जी जी बड़ा मुश्किल पद होता है इसको निभाना। लोग, सरपंच की मजबूरी ये है कि वो दोनों पक्ष को खुश नहीं रख सकता। मेरे 15 साल के सरपंची उप सरपंची के करियर में कभी भी 10% से ज़्यादा शाहपुर बभौनी की पंचायत नहीं हुई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जिन 10% लोगों का पंचायत मैंने किया, जी जी उनका खुश होना, नाराज़ होना तो बनता है। जी बिल्कुल। किसी के पक्ष में गया, किसी के विपक्ष में गया, लेकिन उन 90% लोगों का नाराज़ होना मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि आखिर उनकी नाराज़गी मुझसे क्या थी। जी जी शायद वो मेरे जैसे लोगों को देखना नहीं चाहते थे। शायद वो बड़े लोग जो थे, हम जैसे कमज़ोर लोगों को, गरीब परिवार से आने वाले लोगों को चाहते नहीं थे, उनके इमेज पर पड़ रहा था। जी जी। उसकी एक कारण ये भी है। अच्छा, मैं आपसे इलेक्शन से पहले से भी समय मांग रहा था, लेकिन आप इलेक्शन में काफ़ी बिजी थे, नहीं दे पाए। हालांकि मैं ये चीज़ पहले आपसे पूछना चाह रहा था, और अगर इसकी बात वजाहत पहले हो जाती तो शायद कुछ असर पड़ सकता था। आपके विरोधी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप हमेशा ये बोल रहे थे कि जो मुखिया थे, अभी भी खैर वही हैं, उन्होंने आपको 5 साल तक जो है वो पंचायत भवन को नहीं खुलने दिया। तो आपके विरोधी ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अगर ये बात सही है तो फिर जो 1.5 लाख रुपया पंचायत भवन के फर्नीचर के लिए पैसा आया,
तो वो अब्दुल्ला साहब वो पैसा कहाँ ले गए? उसका फर्नीचर खरीद भी हुआ, जी उसका ऑडिट भी हुआ, जी जी लेकिन फर्नीचर जहीं कहीं रखा हुआ है, इसलिए कि मैंने उसके लिए सरकार को लिखा था कि मेरे पास जगह नहीं है और एक मजबूरी भी थी फर्नीचर खरीदने की, नहीं खरीदने से पैसा लैप्स कर जाता। जी 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 जैसे लैपटॉप का पैसा आया जी जी और उप सरपंच साहब के दस्तखत नहीं करने के कारण चेक पर वो लैपटॉप का पैसा वापस चला गया। जी फर्नीचर खरीदा गया, सब कुछ है। जब ग्राम कचहरी और सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, जब भी ग्राम कचहरी के लिए कोई जगह मिलेगा या सरकार की तरफ से या नए सरपंच जो आए हैं उनकी तरफ से जब भी डिमांड किया जाएगा, जो भी सामान की खरीद हुई है वो 1.5 लाख तो नहीं, 95,000 रुपये का है। 5,000 रुपये का जो रजिस्टर वगैरह वो अपने जिला स्तर से ही भेजा गया था, उसको सरपंच ने नहीं खरीदा था। जी तो वो सामान अपनी जगह पर एक सामान अपनी जगह पर वो रखा हुआ है। जब भी नए सरपंच जो भी आए हैं वो डिमांड करते हैं या गवर्नमेंट डिमांड करती है कि वो सामान अवेलेबल कराने का, उस दिन अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपके विरोधी एक इल्ज़ाम आप पर ये भी लगा रहे थे जो पूरे इलेक्शन में आपके खिलाफ चला। मुझे पर्सनली कई लोगों ने कहा कि आप अब्दुल्ला साहब से पूछिए कि इसमें कहाँ तक हकीकत है कि आप जो है क्या कहते हैं वर्तमान जो मुखिया थे, ठीक है, उनसे आपका तालमेल नहीं बन रहा था। तो क्या गारंटी था, जैसे अभी फिलहाल वही जीत गए हैं, अगर जनता आपको भी चुनती तो फिर तो 5 साल जनता का नुकसान हो जाता फिर से, क्योंकि आप लोगों में तालमेल नहीं बन रहा था। जिस वक्त चुनाव हम लोग लड़े थे साथ ही मिल के, जी जी तो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, जी 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 मैं मुखिया जी के यहाँ गया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज शाहपुर बघौनी की जनता इसलिए कुछ ज़्यादा ही खुश है कि एक वकील की बीवी मुखिया हुई और एक वकील की बीवी सरपंच हुई, और दोनों का तालमेल, चूँकि जिस वक्त मैं उप सरपंच था वो एक टर्म के लिए वार्ड मेंबर थे, तो तालमेल अच्छा था हम दोनों के बीच में। तो लोग ये समझ रहे थे कि इस बार मुखिया और सरपंच का कोई मामला नहीं आएगा और लोग साथ में मिलकर चलाएंगे। और मैंने उनसे कहा भी कि भाई देखिए, हम लोग आने वाले दिनों में आप मुखिया रहे न रहे, मैं सरपंच रहूं न रहूं, लेकिन काम कुछ ऐसा कर जाइए जो लोग आने वाला शाहपुर बघौनी का इतिहास उसको याद रखे कि ये लोग भी निभा कर चले गए। लेकिन इत्तेफाक देखिए या मेरा दुर्भाग्य देखिए कि 2 ही महीने के बाद आज उनसे बातचीत हुई है, और लगभग 1 महीने के बाद ही रातों रात उनके ज़रिए ग्राम कचहरी में जो ताला, जिसकी चाबी एक मेरे पास थी, एक उनके पास थी, एक पंचायत सचिव के पास थी, वो हमसे मांग लिया गया किसी काम के लिए भी, और उसके बाद उसको वो चाबी रख लिया और रातों रात जो है नए ताल उसमें ग्राम पंचायत में जो ग्राम कचहरी चल रहा था 2006 से ही सारे मुखियाओं के साथ हम लोग मिलकर चलाए, किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ। और उसके बाद ये रातों रात नए ताला को बदल दिया गया। जब 3/12/2016 को हम लोग पंचायत का दिन था, ग्राम कचहरी का दिन था, जब हम लोग पंचायत के लिए जब वहाँ सरपंच को लेकर पहुँचे तो देखा कि मेन गेट में ही ताला बदला हुआ है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया उस ताला खोलने का, अपनी चाबी जो मेरे पास था नहीं खुला। उसके बाद मुखिया जी से पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि भाई आपने बदल दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये ग्राम पंचायत मुखिया का है, सरपंच का इसमें कुछ नहीं है, इसलिए आपको इसमें जगह नहीं दिया जा सकता है। 3/12/2016 से लेकर लगभग 19 के आखिरी 2 महीने पहले तक लगातार मैं आवेदन BDO साहब से लेकर SDO, DM, पंचायत क्या कहते हैं उसको, डिप्टी डायरेक्टर, निदेशक, यहाँ तक के पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदय तक को आवेदन दिया, और सारे लोगों का आदेश DM साहब के यहाँ आता रहा और DM साहब उसको फॉरवर्ड करते रहे BDO साहब को, लेकिन BDO साहब हमेशा उस आदेश को दबाकर मुखिया की मोहब्बत में रखते रहे। क्योंकि मुखिया जो होता है वो सारे पदाधिकारियों का कमौआ पुत्र कहा जाता है, देहात में कहावत कमौआ पुत्र होता है, इसलिए कभी किसी सरपंच को लगाया नहीं गया और कभी भी ग्राम कचहरी खुलवाने पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया गया। एक बार BDO साहब से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसमें पंचायत भवन में 2 बिल्डिंग है, एक ग्राम पंचायत भवन है और एक आंगनबाड़ी है। एक में तो मुखिया जी अपना सारा बजाय आंगनबाड़ी चलने देने के एक सारा फर्नीचर अपना उसमें रखे, अपना ऑफिस बनाए हुए हैं, और ग्राम पंचायत भवन जो सरपंच के हैंडओवर हुआ करता था जिसमें ग्राम कचहरी लगता था, उसको जो है इसको भी इन्होंने दखल कर लिया। जब हम लोगों ने BDO साहब से बहुत रिक्वेस्ट किया कि या तो इनको आप आंगनबाड़ी दे दीजिए या फिर मुझे ही आंगनबाड़ी केंद्र दे दीजिए, इसलिए कोई आंगनबाड़ी तो चल नहीं रहा जब से 2008 में बना,
तब से वो 8 नहीं 11 12 में बना, तब से वो तो कोई आंगनबाड़ी इसमें आया नहीं, तो वो मुझे दे दीजिए। लेकिन तो बीडीओ साहब ने उसकी चिट्ठी सीडीपीओ साहब को ताजपुर को दिया और कहा कि उसकी चाबी आप मुझे दें। जैसे ही सीडीपीओ साहब ने चाबी देने की बात हामी भरी, वैसे ही मुखिया जी ने एक आवेदन दे दिया सीडीपीओ साहब को कि चाबी मेरे पास है, चाबी ले लीजिए हमसे, नहीं तो सरपंच दखल कब्जा कर लेगा। अब ये समझ में नहीं आया कि सरपंच दखल कब्जा कैसे कर लेगा। को अपना घर चलाना था या उसमें अपना निवास करना था या अपना कोई ऑफिस खोलना था, वो तो समाज का काम था। समाज कोई भी सरपंच आता तो चलाता। और यही हर एक पेज के बाद एक पेज वीडियो साहब कई बार आदेश किए चाबी दे देने के लिए मुखिया जी को, लेकिन कभी नहीं दी। अच्छा ये बताइएगा, माफी चाहूँगा आपको, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके विरोधी आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाते रहे पूरे इलेक्शन में कि मान लेते हैं कि मुखिया जी ने अपने जोर ज़बरदस्ती से पंचायत भवन में ताला लगा के रखा, लेकिन उसके बावजूद जो है अब्दुल्ला साहब को 3 जगह का ऑफर दिया गया कि आप रेंट पर लेकर के और वहाँ पे आप जो है पंचायत भवन का जो भी काम होता है उसको आप शुरू करिए। लेकिन अब्दुल्ला साहब अपने ईगो पर लेकर के बैठे हुए थे कि नहीं, हमको पंचायत भवन ही ओपन करना है। अब वो 3 जगह वो नहीं ले पाए। इसका क्या, आप इसके पीछे क्या बात मानते हैं? ये हकीकत है या ये आप ये इल्ज़ाम है? ये आप सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले जब 2011-12 में सरकार का एक सर्कुलर जारी हुआ कि जिस सरपंच को पंचायत भवन में जगह नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से भी, तो वो किराए का मकान लेकर ग्राम कचहरी चलाएं। लेकिन उसके साथ एक लंबा चौड़ा जो लिस्ट दिया गया का नियम कानून का, उसके मुताबिक कोई भी जो भवन मिलेगा सरपंच को लेगा उसका 800 वर्ग स्क्वायर फीट का होना चाहिए, लॉन होना चाहिए, मुख्यालय में होना चाहिए। ये सरकार का दिशा निर्देश था। उसके हिसाब से मैंने शाहपुर बघौनी के वार्ड नंबर 1 से लेकर 14 तक, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। सबसे पहले साकिब हक्कानी साहब से कांटेक्ट किया कि आप ग्राम कचहरी के लिए जगह दे दीजिए, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर रिजवान साहब जो मुखिया हुआ करते थे, उनके माध्यम से मास्टर अंजार साहब का दिगमरा मकान खाली था, मास्टर अब्दुर्रफ साहब का मकान खाली था। इन लोगों से उनके माध्यम से मांगा गया, इनकार कर दिया गया। फिर जो है आप 6 नंबर वार्ड में शर्मा टोली है, शर्मा टोली में एक आदमी का मकान है, उसको मांगा गया, उनके द्वारा नहीं दिया गया। दूसरा उसके बाद मास्टर रफ़ी साहब हैं मदरसा चौक पर, ठीक है ना, उनका एक मकान खाली था, उनसे मांगा गया, वो नहीं दिया गया। उस्मान साहब मदरसा चौक पर हैं, उनके माध्यम से भी एक मकान अमीन साहब का, मौलाना अमीन साहब का खाली था, उनके लड़के का, वो भी नहीं दिया गया। मास्टर तस्लीम साहब का मदरसा चौक पर दुकान एक खाली था उनका, उनसे मांगा गया, वो नहीं दिए। फुन्ने साहब जो उप मुखिया शायद साहब थे, उनको भी कहा गया कि आप ये किराए पर दे दीजिए ग्राम कचहरी के लिए, वो नहीं दिए। उसके बाद फाजिलपुर में रफ़ीक साहब से भी कहा गया कि आप अपना जो बरामदा है, कोठरी है, दे दीजिए, ग्राम कचहरी यहीं शिफ्ट कर दिया जाता है जब तक के लिए तत्काल में, उनके द्वारा भी नहीं दिया गया। सवाल ये है कि सरकार 1000 रुपया महीना देती है ग्राम कचहरी के लिए, वो भी 2 साल 3 साल पर उसका एक बार अलॉटमेंट आता है। तीसरी बात यह है कि लोग आज अपने पंचायत में लोगों को खुद अपने पास अगर 4 बेटा है तो उसका रहने के लिए घर नहीं है, वो 800 स्क्वायर फीट का कहाँ से स्क्वायर फीट कहाँ से मकान देगा, और वो भी 1000 रुपये में। जहाँ 8 फीट का दुकान जो है ना 2000 रुपये में किराया दिया जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, पब्लिक में कहीं ना कहीं एक डर भी था कि सरकार का अगर एक बार उसको दे दिया जाए एग्रीमेंट के तहत, तो वो सरकार जब चाहेगी तब खाली करेगी। किसी का दुकान नहीं है जो उसका सामान कभी बेदखल करने के लिए फेंक दिया जाए। तो इस डर से भी कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मकान किराए पर नहीं दिया। उसके लिए अखबार में भी ऐड निकाला गया, अखबार में भी ऐड निकाला गया, लेकिन किसी के जरिए नहीं दिया गया। आप जो बता रहे हैं कि इतने लोगों को कांटेक्ट किया गया, हो सकता है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आपको जो 3 मकान ऑफर किया गया था वो आप क्यों नहीं दे सकते? 3 मकान आपको, मुझे बताया गया कि 3 मकान आपको लेटर लिख करके दिया गया कि आप वहाँ पर लीजिए और वहाँ आप नहीं जी। उसकी बात यह है कि 3 मकान नहीं, एक आंगनबाड़ी, अधूरा आंगनबाड़ी केंद्र है वार्ड नंबर 1 के ततमा टोली में, स्कूल के पास, उसका ऑफर दिया गया। लेकिन उसमें आप जाके पता कर देख सकते हैं, अभी भी आप ले सकते हैं तस्वीर उसका जाकर, कि न उसमें न वो बिल्डिंग अभी पूरा है, न उसमें खिड़की है, न किवाड़ है, न मुकम्मल है। और वहाँ पर क्या एक कहानी मशहूर है वहाँ पर कि जो स्कूल है उसमें कभी ताला नहीं लग पाता है। जब भी कोई ताला लगाने का कोशिश किया जाता है कि हेडमास्टर के द्वारा, तो उसको जो है वो उसमें तब पब्लिक जिसके ज़रिए भी हो
कई ताला उसमें तोड़ दिया गया, इसलिए अब हेड मास्टर अपना रजिस्टर लेकर घर पर चले जाते हैं। वह स्कूल हमेशा खुला हुआ रहता है। मुझे तो ये भी बताया गया कि आपको जो मरहूम आपको वार्ड नंबर 2 में नन्हे साहब थे, वही बता रहे हैं आपको, उनका ही मकान हाँ दिया वही बता रहे हैं आपको। तो एक तो वो था, जी। ग्राम कचहरी बड़ा सेंसिटिव चीज़ है, किसी वक्त भी किसी से झगड़ा आपस फरीक में कर लेते हैं, सरकार कोई सुरक्षा अवेलेबल नहीं कराती है, एक चौकीदार की भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं रहती है। तो वैसे में एक इंटीरियर इलाके में जहाँ पर ना आदमी हो ना आदमजाद हो, कोई नहीं हो, वहाँ पर ग्राम कचहरी, और वहाँ पर जब एक रिकॉर्ड चलता हो वहाँ पर कि ताला टूटने का, ग्राम कचहरी का रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, कभी भी चोरी हो सकता था। एक डर तो ये था, दूसरी चीज़ वो अधूरा था, आज भी वो खिड़की पल्ला उसी तरह से भूत बगला की तरह खाली है। जो नन्हे साहब की बात है, नन्हे साहब का कोई अपना पर्सनल मकान नहीं था। नन्हे साहब के जरिए अगर कभी बीडीओ साहब को दिया होगा तो बीडीओ साहब ने कभी भी किसको दिया उन्होंने लिख के, सरपंच को तो कभी नहीं दिया, और सरपंच को जानकारी भी नहीं दी गई। अगर नन्हे साहब ने, अगर हो सकता है कि ब्लॉक को लिख कर दिया होगा, तो ऐसा कोई चिट्ठी सरपंच को ब्लॉक के जरिए इशू नहीं किया है कि आपको अमुक स्थान पर फलाने का मकान आपको किराए पर दिया जा रहा है, अपना ग्राम कचहरी कार्यालय वहाँ शिफ्ट कर ले। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि नन्हे साहब कई भाई हैं उनके, और जब तक सारे लोगों की सहमति पत्र एग्रीमेंट गवर्नमेंट को नहीं बना कर दिया जाएगा, जब तक वो उसमें आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम कचहरी का कागज आम चीज़ नहीं है जो आप कहीं भी शिफ्ट कर दें। तो उनके एक भाई के कहने से दूसरे भाई लोगों को आपत्ति थी उस पर कि भाई मेरे पास कुछ जगह नहीं है, ग्राम कचहरी कहाँ से चलेगा। ये 2 जगह की बात तो सही है, तीसरी जगह की जानकारी नहीं। तीसरे जगह का मुझे जो पता चला कि जो आपको ये वासो साहब हैं, उनके जो रोड से लगा हुआ एक कोठली है, वो भी आपको ऑफर किया गया था। ये गलत आरोप है। चलिए ठीक है, मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। आपने जो लेटर के बारे में कहा कि आपने राष्ट्रपति महोदय तक आपने लेटर किया, मैंने कई लेटर देखा है, ये कोई झूठ नहीं आप बोल रहे हैं, मैंने भी देखा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आपको उतना ऊंचा जाने की क्या ज़रूरत थी? जब मुखिया अपने दबाव से आपको पंचायत भवन नहीं खोलने दे रहे थे, तो आप समाज में ये बात लेके क्यों नहीं गए कि देखिए मुखिया हमको नहीं ओपन करने दे रहे हैं? आप राष्ट्रपति तक गए, जबकि आपको पता है कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, जल्दी फैसला नहीं आएगा, वो टर्म भी खत्म हो गया, तो आप जनता के पास क्यों नहीं गए लेकर के? इसके लिए भी मैंने कोशिश किया जी। आप फैसल साहब हैं मगरबी टोला के, अब उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि उनके ज़रिए भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया गया था मुखिया और सरपंच के बीच, और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि आप ग्राम कचहरी खोल दीजिए, पब्लिक का काम सफ़र कर रहा है और सरपंच को जगह नहीं मिल पा रहा है। तो मुखिया जी ने उसको हाँ कर लिया, फिर बाद में नहीं दिया। फिर उसके बाद एक फाजिलपुर में बहुत प्रतिष्ठित आदमी है अरमान सदरी साहब, उनसे उनका भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात है मुखिया के साथ, तो एक गार्जियन की हैसियत वो हम लोग के रखते हैं। तो हमने उनसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर उनसे कहा कि आप हम लोग के बीच के विवाद को ख़त्म कराएं, क्या मामला है, आज तक समझ में नहीं आया हमको कि आखिर मुखिया जी को एलर्जी हमसे क्यों है, और हमसे एलर्जी रखे तो सही है, ग्राम पंचायत की जनता से क्यों उनको एलर्जी है, चूँकि ये काम तो सफ़र जनता कर रहा है, मेरा तो नहीं कर रहा है। तो उनसे ज़रा पूछा जाए और इस मामले का निदान कराया जाए। और दूसरी बात हमने उनको बताया कि आज तक मैंने कभी मुखिया जी से किसी भी कोई काम नहीं मांगा, कोई योजना नहीं मांगा, किसी काम में उनके कभी अरंगा नहीं डाला, और न ही कभी कोई किसी तरह का कोई कमीशन उनसे हम लोगों ने किसी बात के लिए डिमांड किया। और जहाँ तक कि जहाँ भी मुमकिन हुआ उनका हमने मदद किया, चाहे वो रोड घेरने वाली बात हो, इसमें डीलर के जरिए मनमानी किए जाने का, बहुत सारे लोग जहाँ सड़क बनाने का कहीं पर विवाद हो, बहुत सारे जगह पर हमने उनका कोऑपरेट किया। फिर भी ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि आखिर मुखिया जी को आपत्ति किस बात की थी कि ग्राम कचहरी बंद कर दिया गया, जबकि 2006 से 2016 तक और भी 3 मुखिया का टर्म शाहपुर बखौनी ने देखा है। और इफ्तिखार मरहूम के इंतकाल का उनकी वाइफ मुखिया हुई, तब भी ग्राम कचहरी चला उसी पंचायत भवन में। उसके बाद अशफाक साहब आए, उनके ज़माने में भी 5 वर्ष ग्राम कचहरी उसी वक्त चला। आखिर इनके सामने कौन सा एक बैक प्रॉब्लम खड़ा हो गया जो इन्होंने ग्राम कचहरी में तालाबंदी कर दिया। हमने रिक्वेस्ट किया अरमान साहब से, फिर वहाँ उस्मान भाई अभी मौजूद हैं मदरसा चौक पर, आप कंफर्म कर सकते हैं, और भी लोग थे। कुछ लोगों के सामने वहाँ पर उस अरमान सदरी साहब के यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ पर बातचीत भी हुई। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन मुखिया पुत्र जो थे उन्होंने वो अंतिम फैसला ले लिया कि आप ग्राम कचहरी चाहे जहाँ ले जाएं बभौनी पंचायत में, पंचायत भवन में बैठने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया। जहाँ तक सवाल है कि इसके लिए सरपंच अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं थी,
इसके लिए वो जनता भी जिम्मेदार है। जब आप देख रहे हैं कि ग्राम कचहरी नहीं चल पा रहा है, एप्लीकेशन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो माध्यम मेरे पास उपलब्ध था, हमने जनता को जागरूक किया कि ये मामला है। पंचायत के लिए जनता है, हमने उनको बताया कि भाई देखिए ग्राम कचहरी कार्यालय बंद है, इसलिए आपका विधिवत पंचायत नहीं किया जा सकता है, आपका केस विधिवत नहीं लिया जा सकता है, रसीद नहीं कट सकती है, हम नोटिस संबंध नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जो है इस बीच में पहल कीजिए। सारे लोग आए, उन्होंने समझा कि मुखिया और सरपंच का इंटरनल मामला है और सभी लोगों ने इसको इग्नोर किया। कोई जनता कभी भी, ना कोई एक वीडियो साहब के यहाँ किसी ने मेरा हेल्प किया, न वो खुद कभी गए, और यही कारण रहा। मैं एक छोटा मैं चाहूँगा इसका जवाब दीजिए आप। जब मैं इलेक्शन के समय सरपंच के उम्मीदवार जो लोग थे उनके मैं जनसंपर्क यात्रा को कवर कर रहा था, तो उसमें कई लोगों ने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया कि अब्दुल्ला साहब, मैंने सबसे पूछा कि अब्दुल्ला साहब को क्यों चेंज करना चाहते हैं आप, शायद आपने देखा भी होगा, तो ज़्यादातर लोगों ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि अब्दुल्ला साहब के पास समय नहीं है, वो सैटरडे और संडे का सिर्फ बोलते हैं समय के लिए। इसके आप क्या मानते हैं, ये भी एक अफवाह है आपके खिलाफ या ये हकीकत है? देखिए, ये एक अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि ग्राम कचहरी एक्ट अगर आप पढ़िएगा तो सरकार का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सप्ताह में कोई एक दिन सरपंच ग्राम कचहरी चलाए। ऐसा नहीं है कि सरपंच को ये आदेश दिया गया है कि आप ग्राम कचहरी 7 दिन खोल कर रखें, है ना। वो जो उसका जो न्याय मित्र है, न्याय सचिव है, वो अपना ग्राम कचहरी खोले बैठे, लेकिन सरपंच के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गवर्नमेंट की तरफ से कि कम से ग्राम कचहरी एक्ट में, पंचायत राज अधिनियम 2006 में आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सरपंच सप्ताह में एक दिन ग्राम कचहरी चलाएगा। जहाँ तक सवाल है, जनता से हमने रिक्वेस्ट किया। आप जानते हैं कि मेरा करियर 15 साल का है, शायद आपको पंचायत की एक भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये शिकायत करें कि सरपंच ने किसी काम के लिए उनसे अगर 1 रुपया भी कभी लिया हो। तो एक हम सरपंच का भी अपना एक रोजी रोटी है, वकालत से जुड़े हुए एडवोकेट हम हैं। तो मैंने जनता से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप सुबह के 6 बजे से लेके दिन के 10 बजे तक, और दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 3 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक आप हमसे पंचायत प्रतिदिन करवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जुमा, शनिचर, इतवार 3 दिन ग्राम कचहरी कार्यालय हमने खोलने का व्यवस्था किया। पूर्व सरपंच भी तो, वो भी तो सप्ताह में एक ही दिन चलाया करते थे। इमरजेंसी जो हालात जब भी हुआ तो सरपंच वहाँ पर अवेलेबल रहा, जो भी मसला समाज में आया उसमें सरपंच अवेलेबल रहा। तो ये जो आरोप है वो सरासर झूठ है। अगर इसके बारे में कोई जनता बताए कि उन्होंने पंचायत सरपंच को कभी कहा हो और उसमें सरपंच नहीं गया हो, पंचायत में सम्मिलित नहीं हुआ, ये बहाना करते भाई मेरा कोर्ट कचहरी है, हम पंचायत नहीं करें, कोई बता दे तो फिर अब कहिए। चलिए, अब आते हैं इलेक्शन के बाद में। कुछ लोगों का ये आरोप रहा है, जब मैं आपसे बात करने का मैंने समय मांगा और आपने समय दिया, तो लोगों ने कहा कि आप पूछिएगा अब्दुल्ला साहब से कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब अब्दुल्ला साहब आत्ममंथन करने के से मतलब नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे इलाके को वो कोस रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए कि मतलब हमको धोखा दिया गया या हमको सपोर्ट नहीं किया गया। इसमें ये बिल्कुल हकीकत है, मैंने भी आपके सारे पोस्ट को पढ़ा है। आपने कहीं भी जो अभी सरपंच उम्मीदवार मतलब विजेता जो है उनको आपने टारगेट नहीं किया, उनके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन आपने अपना दर्द कह लीजिए उसको आपने बयान किया है कि अपने लोगों ने भी आपको धोखा दिया या आज तंज कर रहे हैं लोग आप पर। तो आखिर अब आत्ममंथन करने के बजाय आप सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ क्यों लिख रहे हैं? शाहपुर बभनी में एक कमज़ोरी कहिए, मजबूरी कहिए कि लोग इलेक्शन के वक्त 10-10, 15-15 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, जीतने वाले जीत जाते हैं, हारने वाले हार जाते हैं, लोग घर में बैठ जाते हैं। फिर उनको न समाज याद रहता है, न समाज का दर्द याद रहता है, न मुखिया याद रहता है, न सरपंच याद रहता है। और ये शाहपुर बभनी के लिए एक आम धारणा ये बन गई है कि यहाँ चुनाव लड़ना जितना मुश्किल है, यहाँ शासन करना, शासन व्यवस्था चलाना उतना ही आसान है। यहाँ जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं उनसे कभी कोई सवाल नहीं करता, चाहे वो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कोई पूछने वाला उनसे नहीं होगा। अगर ये मैं अपने पर भी कह सकता हूँ कि जब मैं सरपंच का चुनाव जीता तो ग्राम कचहरी बंद रहने का सवाल किसी जनता ने मेरे साथ नहीं किया। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये सवाल अगर मुझसे किए अगर होते तो मैं उनको जवाब देता, मैं उनको वास्तविकता बताता। और ये आप देखिए कि जहाँ सब बिहार के में एक धारणा ये है कि आप जिस पंचायत में चले आइए, मुखिया को लोग सर्वोपरि मानते हैं, सरपंच को कभी किसी ने लगाया ही नहीं कि सरपंच कोई चीज़ है। तो हम पूरे 5 वर्ष हल्ला करते हुए रह गए, न जनता यही एक काम अगर मुखिया का रुक गया होता तो सारा प्रशासन, सारा समाज इकट्ठा हो जाता है कि आखिर मुखिया ग्राम पंचायत बंद क्यों है।
लेकिन सरपंच का 5 वर्षों तक ग्राम कचहरी बंद रहा। एक भी जनता, सिंगल लोग नहीं आए मेरे पास कहने के लिए कि आपने ग्राम कचहरी बंद क्यों रखा गया है, या किसी ने ये नहीं कहा कि आप ग्राम कचहरी या वरीय पदाधिकारी गणों के जो जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे भी किसी ने नहीं कहा। तो ये कमी तो समाज की है कि अगर जहां हम जिम्मेदार हैं ग्राम कचहरी नहीं खुलवा पाने का, तो हमने तो सरपंच को डकैत तो है नहीं कि वो जबरदस्ती ताला तोड़ देगा। अब यही अग्नि परीक्षा आज मुखिया जी और सरपंच जी नए के लोगों के साथ आ सकती, चूंकि मुखिया तो वही हैं और सरपंच नए हैं। आज अगर वो चाबी ग्राम कचहरी का, चूंकि उनके मित्र है, दोस्त है और एक जगह के दोनों हैं, कंबाइंड चुनाव भी लड़ा है दोनों मिलके, अगर आज वो ग्राम कचहरी का चाबी हैंडओवर करते हैं सरपंच को, नए सरपंच को, तो जनता क्यों नहीं ये माने कि उसने पुराने सरपंच के साथ अपना निजी दुश्मनी निकालने के लिए 5 साल ग्राम कचहरी को बंद रखा। और अगर चाबी इस सरपंच के हवाले भी नहीं करती अगर है, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि सरपंच ने जो सरपंच उम्मीदवारों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि ये सरपंच 5 साल ग्राम कचहरी नहीं खुलवा सका, इसको वोट क्यों करे जनता। और अगर हम सरपंच होते तो ग्राम कचहरी का ताला तोड़ देता। वो सरपंच हो गए, अब वो जाए, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब ग्राम कचहरी का ताला टूटता है। चलिए एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल हाँ या ना में। बात में एक ने कहा कि अब्दुल्ला साहब से पूछिएगा कि उन्होंने शाहपुर बघौनी की ज़मीन का कुछ टुकड़ा जो है वो रहीमाबाद को उन्होंने लिखवा दिया है या लिख दिया। एग्जैक्ट उनका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बात आपसे हो रही तो मैं ये जानना चाहूँ कि लोगों को जानकारी हो कि ये हकीकत है या आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ डिटेल्स बताना पड़ेगा आपको। मेरा घर शाहपुर बघौनी और मेरा घर जो शाहपुर बघौनी में है, और मेरा घर 2 एरिए रहीमाबाद के 2 तरफ से घिरा हुआ है। तो जो मेरे पड़ोसी हैं, बगलगीर हैं, उनकी ज़मीन और मेरा ज़मीन 2 पार्ट में है, आधा रहीमाबाद में है, आधा बघौनी में है। तो रहीमाबाद पार्ट की ज़मीन जो है, कहावत एक मशहूर है कि बिल्ली को दूध की निगरानी दे दी जाए तो वो चाट जाता है, छोड़ता नहीं है। तो मैंने अपनी ज़मीन अपने पड़ोसी को, जिसका ज़मीन सटा हुआ था मेरी ज़मीन से, उनको ही मैंने दे दिया बटाई पर। लगभग 10 वर्ष वो जोतावाद किए। जब मुझे लगा कि मेरी ज़मीन कम होती चली जा रही है, तो मैंने कहा नाप जोख कराने की बात की। मैंने पैमाइश करवाई अमीन की, जिसमें बासु बाबू भी पंच थे, उन्हीं के माध्यम से नापी करवाएगा 2011 में, जिस वक्त मैं सरपंच नहीं उप सरपंच था। नापी करवाई गई तो ये पाया गया कि रहीमाबाद का बॉर्डर बघौनी वाले लोगों के जो दखल कब्जे में है, वो बॉर्डर रहीमाबाद का सड़क के लगभग 50-52 फीट बघौनी में आता है। तो जब मेरी ज़मीन रहीमाबाद में थी तो हमने ये सोचा कि अगर जहाँ पर बॉर्डर कायम होता है रहीमाबाद बघौनी का, हम उस बॉर्डर से सटा के अपनी ज़मीन रहीमाबाद में लें। इसलिए कल होके मान लीजिए कि कोई पीछे से अगर हमको खिसका है तो इधर वाला भी ज़मीन दखल कर ले, उधर वाला भी कर ले। तो मैंने इसके लिए कहा पैमाइश कराया तो ये लोग जो मेरे पड़ोसी थे बगलगीर, वो नहीं माने। कहा कि सरकारी नापी जब तक नहीं होगा नहीं मानेगी। तो इसके लिए लोग कोशिश करते रहे। अचानक से क्या हुआ कि 2016 में फिर से जो है ना, ये जो मेरे पड़ोसी हसनैन साहब थे, उन्होंने मेरी ज़मीन पर बगैर जानकारी आड़ीदार को दिए हुए उसमें बाथरूम बनाना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया, मुझे किसी से खबर मिली, मैंने उन्हें रोका, वो गाली गलौज करने लगे। तो सरपंच होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की ज़मीन 1 इंच हड़प नहीं कर सकते हैं, आप सरपंची का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपकी ज़मीन को हड़पता रहे, आप सरपंच होने के नाते आप अपनी ज़मीन उनसे वापस नहीं ले। तो इसके लिए नाप जोख हुआ। नाप जोख कराने का जो ज़मीन जो 2011 में जो पैमाइश आई, वही पैमाइश आज भी आई। तो इनकी बदनसीबी क्या है कि इन्होंने केवाला कराया जो 1886 में, और 17 कट्ठा 6 धूर का। और जब 1896 में जो पहला सर्वे हुआ बिहार का, जो आप पुराना सर्वे कह सकते हैं, तो उस ज़माने में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं देने का इनकी ज़मीन 12 कट्ठा हो गई नक्शे में कट के। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए कि क्या ज़मीन नक्शे से मिलती है किसी को या केवाला से मिलती है? तो नक्शे के मुताबिक ये 12 कट्ठा ही है, और इनके दखल कब्जे में आज भी पैमाइश करा के देख लिए तो लगभग 22 कट्ठा ज़मीन इनके कब्जे में है। तो हम लोग उससे मतलब नहीं कि 22 कट्ठा या 25 कट्ठा, लेकिन भाई जो मेरी चीज़ है वो आप मुझे दे दें। तो इसी तरह से रहीमाबाद के जो भी आड़ीदार थे, दोनों का नंबर एक ही है। जो मेरी ज़मीन का नंबर एक बहुत सा बड़ा प्लॉट है, जिसमें हम 3 कट्ठा के मालिक हम हैं, और 10 कट्ठा या 5-6 कट्ठा के मालिक वह दिगर लोग हैं। तो सभी लोगों ने नाप जो कराया तो ये पाया कि रहीमाबाद की ज़मीन बघौनी वालों ने दखल कर रखा है।
और मेरी मजबूरी ये थी कि मैं चाह रहा था कि जहां पर रहीमाबाद बागवानी का बॉर्डर कायम हो, वहां पर से मेरी जमीन जो 3 कट्ठा है वो नाप के दे दिया जाए। और ये लोग अब ये अपने ताकत के बल पर, चूंकि संख्या बल में ज्यादा है, इन्होंने कभी उसको होने नहीं दिया और ये प्रोपेगेंडा करवाया कि सरपंच जो है जानबूझ के रहीमाबाद वालों को जमीन दे दिया है। ये सच्चाई नहीं है, उसकी सरकारी पैमाइश भी हो चुकी है, सरकारी रिपोर्ट भी है और सरकारी रिपोर्ट भी यही कहती है कि रहीमाबाद की जमीन बागवानी में दखल कब्जा है। अच्छा, अब आखिरी में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब आपका इलेक्शन खत्म हो गया, अब 5 साल तक आपको एक आम नागरिक बन के इस पंचायत में रहना है। क्या आप अगले टर्म में आप फिर फाइट करेंगे इलेक्शन के लिए? अब क्या प्लान है अब आपका? जो सामाजिक लोग हुआ करते हैं, मैं 15 साल उप सरपंच रहा है, जी जी, तो जनता से दूरी तो किसी कीमत पर मेरी बनेगी नहीं। जी जी, जब भी जनता मुझे याद करेगी, जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ था, साथ हूँ और इंशाल्लाह साथ रहूँगा ही। जहां तक आने वाले टर्म की बात है, आने वाला टर्म सरकार के शेड्यूल के मुताबिक, रोस्टर के मुताबिक, रिजर्वेशन के मुताबिक क्या बनता है। शाहपुर बागवानी SC/ST हो जाता है, चूँकि अब तक पहले अति पिछड़ा था, अभी जो है ना, अभी भी रिजर्वेशन में ही चल रहा था, जनरल महिला रिजर्वेशन चल रहा था। आने वाले 5 साल के बाद, चूंकि 10 साल ये टर्म पूरा हो चुका है, सरकार का सिस्टम है कि 10 साल का रोस्टर चेंज कर दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में हालात, स्थिति और परिस्थिति क्या बनती है, इस पर निर्भर करता है मेरे चुनाव लड़ने का या नहीं लड़ने का। चलिए अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।